हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली वो क्रिकेट से ही रिलेटेड है क्योंकि आईपीएल चल रहा है, बट थोड़ा सा डिफरेंट और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइटल देख लेते हैं, द राइज ऑफ बीसीसीआई। आप कुछ बोलो, बस इसमें मैं एक दो लाइनें ऐड करना चाहूंगा। आज के टाइम पे मतलब करंट टाइम के मुताबिक अगर बीसीसीआई को एक तराजू के पलड़े में रख दिया जाए ना और दूसरे पलड़े में पूरे वर्ल्ड की बोर्ड रख दिया जाए तो ये पलड़ा भारी होगा। बट ये कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। ये आई गेस शायद 90s या उससे पहले ना जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे ना, यहाँ तो वो इंग्लैंड में हुआ करते थे या ऑस्ट्रेलिया या इस तरह के कोई कंट्रीज में हुआ करते थे। तो इसके पीछे उनकी बड़ी एफर्ट्स है बीसीसीआई की। ये जो अभी ये खींच के लेके आए ना, तो आप देख लेना रनिंग में आज के दौर में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स इंडिया में होते हैं। ये वैसे काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि उनका एक जर्नी, उनका एक सफर जो है वो जल्दी से फिर कर लेते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह म्यूजिक एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की डेट में हर बोर्ड इंडियन टीम के साथ क्रिकेट खेलना चाहती है, जिसके लिए वो बीसीसीआई से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमारे साथ एक मैच खेल लीजिए। क्रिकेट की दुनिया में बीसीसीआई इतना ज्यादा पावरफुल है कि आईसीसी भी इसके सामने कुछ नहीं बोलता है। बीसीसीआई पूरी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। जरा इस ग्राफ को देखिए, पैसों के मामले में बीसीसीआई के आसपास भी कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है। लेकिन आज से तकरीबन 30 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि इंडियन टीम के पास प्रेस्टिज करने वाले बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। और यहाँ तक कि जब 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत कर आया था तो उसको सेलिब्रेट करने तक के पैसे नहीं थे। अब आपके भी मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन बीते 30 साल में ऐसा क्या हुआ कि बीसीसीआई सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बन गई। इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन बीसीसीआई के इतने अमीर बनने का सबसे बड़ा रीजन है सिर्फ 2 टिकटें। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईसीसी क्या होता है और इसका काम क्या होता है, बीसीसीआई क्या होता है और ये इतना अमीर कैसे बना। समझ लो आज की टाइम सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईसीसी क्या है। अब देखिए, क्रिकेट को अंग्रेजों ने बनाया है और इसके नियम कानून सब उन्हीं ने लिखा है। अब देखिए, जब क्रिकेट बन गया, जगह जगह पे लोग इसको खेलने लगे तो रूल्स को लेके बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी। अब इसी चीज को क्लियर करने के लिए अंग्रेजों ने साल 1909 में इंपीरियल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी का निर्माण किया। शुरुआती दिनों में इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिलिंग था, लेकिन बाद में बदल के इसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर अरब अमीरात में मौजूद है। आईसीसी का काम बेसिकली रूल्स अच्छे से फॉलो हो रहे कि नहीं, इस चीज को देखना होता है, न कि नए रूल का निर्माण करना होता है। जब भी इंटरनेशनली 2 देश आपस में मैच खेलते हैं तो आईसीसी का काम वहाँ पे एम्पायर्स भेजना, रूल्स अच्छे से फॉलो हो रही कि नहीं, इस चीज को देखना और रैंकिंग को मैनेज करना होता है। इसके अलावा ना उनके रेवेन्यू या फिर उनके किसी भी चीज से इनको कोई मतलब नहीं होता है। आईसीसी को रेवेन्यू से मतलब तब होता है जब आईसीसी मैचेस को होस्ट करती है, जैसे आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप या फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। अब इन सारी टूर्नामेंट को होस्ट करने के बाद ओवरऑल जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है, आईसीसी इस प्रॉफिट को सारे बोर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है बीसीसीआई यानी भारतीय बोर्ड के साथ। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि बीसीसीआई क्या है। देखिए, बीसीसीआई एक भारतीय क्रिकेट बोर्ड है जिसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसको साल 1926 या 1928 में बनाया गया था। बीसीसीआई का काम घरेलू मैचों जैसे आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, डब्ल्यूपीएल ऐसे मैचों को होस्ट करना होता है। मोटा मोटी शब्दों में कहें, अगर टीम इंडिया एक गाँव है तो बीसीसीआई वहाँ का प्रधान है जो हर चीज कंट्रोल करता है। और ऐसे ही पीसीबी, ईसीबी, हर देश का अपना अपना एक बोर्ड होता है। देखिए, साल 1926 में फाइनली आईसीसी ने बीसीसीआई को ये परमिशन दे दी कि वह इंटरनेशनल मैचेस खेल सकता है। अब अंग्रेजों ने क्रिकेट को इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए साल 1975 में वर्ल्ड कप होस्ट किया। जब 1975 का वर्ल्ड कप फाइनेंशियली काफी अच्छा परफॉर्म करती है, फिर से 4 साल बाद साल 1979 में इंग्लैंड एक और बार वर्ल्ड कप होस्ट करता है। आप देखिए, उस बीच जितना भी टूर्नामेंट, मैच, जो भी मैच होता था, उन सारी चीज को इंग्लैंड ही होस्ट करता था। इंग्लैंड के अलावा क्रिकेट होस्ट करने की कोई और देश सोचता भी नहीं था और ना उनके पास उतने रिसोर्सेज थे। समय बीतता है और इंग्लैंड साल 1983 में एक और बार वर्ल्ड कप को होस्ट करता है और ये वो साल था जिस साल इंडियन टीम की मुकद्दर पूरी तरीके से बदलने वाली थी। बीते 2 वर्ल्ड कपों में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस काफी खराब होती है और इस वर्ल्ड कप में भी इंडिया टीम से वही उम्मीद रखी जा रही थी। लेकिन टीम इंडिया साल 1983 में सबको एक सरप्राइज परफॉर्मेंस देता है।
वो लगातार एक के बाद एक मैचेस जीतते जाते हैं और 22 जून 1983 को इंडिया इंग्लैंड को उसी की सरजमी पे हराकर फाइनल में जा खड़ा होता है और इस हार से गोरों को एक तगड़ा ठेस पहुंचता और वो टीम इंडिया से नाराज भी होते हैं। लेकिन ये हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात थी। अब देखिए 25 जून को फाइनल मैच होने वाला था और 23 जून को एनकेपी साल्वे जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उनके पास एक कॉल आता है और वो कॉल था सिद्धार्थ शंकर रॉय जो कि उस टाइम पे इंडिया के एक बड़े पॉलिटिशियन थे। अब देखिए होता क्या है कि इंडिया पहली बार किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी और ये हर भारतीय के लिए बहुत खुशी वाला मोमेंट होता है और सिद्धार्थ शंकर जी उस टाइम पे इंग्लैंड में मौजूद थे और वो इंडिया को अपने आंखों से जीतते हुए देखना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको टिकट्स नहीं मिल रहे थे और इसीलिए वो एनकेपी साल्वे जी के पास फोन करते हैं जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। अब टिकट की प्रॉब्लम को सुन के एनकेपी साल्वे जी बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि भाई हमारी टीम फाइनल में है और हम इतने बड़े लेवल पे है तो हमें टिकट नहीं मिलेंगे तो किसे टिकट मिलेंगे। इतना कहते हुए वो इंग्लैंड बोर्ड के पास फोन मिलाते हैं 2 टिकट्स के लिए। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि साल्वे जी को इंग्लैंड बोर्ड ने टिकट्स देने से मना कर दिए और काफी बेइज्जत भी की। इसका मेन रीजन था क्योंकि इंग्लैंड को सेमीफाइनल में इंडिया ने ही हराया था और इस इंसिडेंट से साल्वे जी की ईगो हर्ट हो जाती है और एनकेपी साल्वे जी गोरों से बदला लेने की सोचते हैं और वो कहते हैं कि अगला वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट करेगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि ना आपके पास इनफ रिसोर्सेज है ना आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं और इस सिचुएशन में ये थॉट एक पागलपन वाली थॉट थी। लेकिन खैर 25 जून आता है, इंडिया वेस्ट इंडीज के सामने फाइनल में खड़ी थी और वेस्ट इंडीज वो टीम थी जो कि लगातार 2 वर्ल्ड कप का फाइनल विनर रह चुका था और सबको यही लग रहा था कि वो इंडिया को बहुत आसानी से हरा देगा। खैर मैच शुरू होता है और इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 183 रन का स्कोर खड़ा करता है। वेस्ट इंडीज को बनाने थे 60 ओवरों में 184 रन जो कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इंडिया की मैजिकल बॉलिंग की वजह से वेस्ट इंडीज के प्लेयर एक के बाद एक आउट होते जा रहे थे और इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 140 पे ऑल आउट करके इस वर्ल्ड कप को जीत लिया। वाह, हम जीत गए। कितना खुशी का जब मौका होगा। 1983 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत कर वापस अपने देश आती है तो उसको सेलिब्रेट करने तक के पैसे नहीं थे। उस टाइम पे लता मंगेशकर ने एक फ्री में कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज की और उस कॉन्सर्ट से टोटल 20 लाख रुपए इकट्ठे किए और उन्होंने 20 लाख रुपए बीसीसीआई को दे दी, जिसके बाद से बीसीसीआई ने प्लेयर्स की सैलरी दी, बाकी खर्चों को मेंटेन किया। एक ऐसा भी टाइम था बीसीसीआई के लिए जब चंदों के पैसे से उसके खर्चे चलते थे। वही आज की डेट में 25,000 करोड़ की वैल्यूएशन लिए घूम रहा है बीसीसीआई। अभी आगे आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है कि ऐसी कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से आज बीसीसीआई $multi-billion की एम्पायर खड़ा कर पाया। देखिए जब 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई तो अगले वर्ल्ड कप को इंडिया में कराने को लेके एनकेपी साल्वे जी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसके बाद से श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे बोर्ड से साल्वे जी बात करते हैं और उन्हें डिटेल में समझाते हैं कि हम कैसे गोरों के देश से क्रिकेट को बाहर निकाल सकते हैं और ये दोनों देश साल्वे जी के साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। और अगले आईसीसी मीटिंग में साल्वे जी रोटेशनल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगले हर 4 साल बाद एक नया देश क्रिकेट को होस्ट करेगा। इतना सुनने के बाद अंग्रेज एकदम से चौंक जाते हैं और वो साल्वे जी पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से वो एकदम से इनकार कर देते हैं। लेकिन ये रूल बहुत कमाल का था, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बोर्ड इसको एक्सेप्ट करने के लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड पहले तो इस रूल को एक्सेप्ट करने से बहुत मना करता है, बाद में प्रेशर या फिर मेजोरिटी कह लीजिए उसकी वजह से इसको मजबूरन इस रूल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगली वर्ल्ड कप यानी 1987 की होस्टिंग इंडिया और पाकिस्तान को मिल जाती है। अब देखिए जैसे तैसे करके होस्टिंग तो मिल जाती है, लेकिन होस्ट करने के लिए बीसीसीआई के पास पैसे ही नहीं थे, क्योंकि जब भी कोई बोर्ड मैच होस्ट करता है तो बहुत सारे खर्च आते हैं, जैसे टीमों के आने जाने का खर्च, उनके स्टे का खर्च, उनके खाना पानी का खर्च और ग्राउंड पर भी कमेंटेटर्स, कैमरामैन, कैमरा, बहुत सारे खर्च होते हैं जिसके लिए बीसीसीआई के पास एक भी पैसे नहीं थे। तब साल्वे जी जगह जगह से चंदा करने लगते हैं। उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, वो भी कुछ सपोर्ट करते हैं और ये बात खत्म होती है जाके अंबानी फैमिली पे। उस टाइम पे मुकेश अंबानी के पापा धीरूभाई अंबानी बीसीसीआई को 6 करोड़ रुपए देते हैं और वो साल्वे जी से बोलते हैं कम पड़े तो और ले लीजिए, बस ये जो वर्ल्ड कप 1987 है इसको रिलायंस कप 1987 कर दीजिए, यानी एज ए टाइटल स्पॉन्सर। और साल्वे जी भी इस बात को लेके मान जाते हैं। अगर आज की डेट में भी आप गूगल करके देखेंगे तो रिलायंस कप 1987 दिखाएगा। जैसे तैसे करके मैच तो खत्म हो जाती है, लेकिन बीसीसीआई ना अपना बजट रिकवर कर पाता है और ना ही इंडिया फाइनल जीत पाता है। इन सारी चीज के बावजूद भी साल्वे जी एक बहुत बड़ी जंग जीत जाते हैं और वो होता है
इंग्लैंड की धरती से क्रिकेट को बाहर निकालने का, जिसके बारे में आज से पहले किसी और देश ने सपने में भी नहीं सोचा था, उसको एनकेपी साल्वे जी ने कर दिखाया। ऐसे ही समय बीत रहा होता है और साउथ अफ्रीका जो कि 21 साल बाद क्रिकेट में वापसी करने वाली थी, उसका पहला मैच इंडिया के साथ था और इस मैच की हाइप खूब बनी हुई थी क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम पे 21 साल का बैन लगा था। और ये बैन क्यों लगा था इस चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए, साल 1970 के टाइम पे साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हमारी टीम में सिर्फ गोरे प्लेयर खेलेंगे और सिर्फ उसी टीम से खेलेंगे जिस टीम में केवल गोरे प्लेयर होंगे। इसी भेदभाव की वजह से आईसीसी ने साउथ अफ्रीका को परमानेंटली बैन कर दिया। लेकिन साल 1991 में नेल्सन मंडेला जी आके सारी चीजें कंट्रोल में लेते हैं तो ये बैन को हटा दिया जाता है। बैन हटने के बाद साउथ अफ्रीका का सबसे पहला मैच इंडिया से होता है। अब चूंकि साउथ अफ्रीका 21 साल बाद क्रिकेट में वापसी कर रही थी तो इसका हाइप भी खूब बना हुआ था और उस टाइम पे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे जगमोहन दालमिया। इस मैच के पहले साउथ अफ्रीका के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर अली बकर जगमोहन दालमिया के पास कॉल करते हैं। अली बकर जगमोहन दालमिया से कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में बहुत लोग एक्साइटेड है इस मैच को देखने के लिए, आप ब्रॉडकास्टिंग राइट के कितने पैसे लोगे? जगमोहन दालमिया ने कहा, जी हम लेते नहीं है, 5 लाख रुपए पर मैच के दूरदर्शन नाम के टीवी चैनल को हम देते हैं। अली बकर एकदम से चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, अरे भाई, ब्रॉडकास्टिंग राइट आपका है, आपको पैसे लेने चाहिए, न कि उल्टा किसी को देने चाहिए। जिसके बाद से जगमोहन दालमिया इसके खिलाफ बाकायदा केस कर देते हैं और वो इस केस को जीत भी जाते हैं और बीसीसीआई उसी मैच की ब्रॉडकास्टिंग राइट को साउथ अफ्रीकन स्टेट चैनल को $2 लाख में बेच देती है। ब्रॉडकास्टिंग राइट से ये बीसीसीआई की पहली कमाई होती है। और उसी साल जब मनमोहन सिंह इंडिया का ग्लोबलाइजेशन कर देते हैं तो फॉरेन कंपनियां इंडिया में आके इन्वेस्ट करने लगती हैं, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लगती हैं। उनको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए ज्यादा लोगों का अटेंशन चाहिए था और इंडिया में सैटेलाइट टेलीविजन के चलते क्रिकेट से ज्यादा कुछ भी नहीं देखा जाता था। कंपनी वालों को भी अपने एडवर्टीजमेंट का एकमात्र जरिया नजर आया, वो था क्रिकेट। बीसीसीआई को इस ब्रॉडकास्टिंग राइट का पावर का पता तब चलता है जब फिर से 2 साल बाद इंग्लैंड इंडिया के दौरे पे मैच खेलने आती है। उस टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बीसीसीआई ने TWI नाम की टीवी चैनल को $6 लाख में बेचा। जो दूरदर्शन पहले बीसीसीआई से 5 लाख रुपए पर मैच के लेता था, वही दूरदर्शन साल 1999 से 2004 तक के राइट्स के लिए 240 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देता है। और ऐसे ही मैचों को खेलते खेलते बीसीसीआई आराम से प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। 2007 में बीसीसीआई की वैल्यूएशन थी 650 करोड़। 2008 में बीसीसीआई ने एक ऐसी ब्रह्मास्त्र लॉन्च करी जिसके बदौलत आज बीसीसीआई के आसपास भी कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है और वो था आईपीएल। इससे पहले था आईसीएल था। हाँ, वो 1-2 साल चला। जगत में टोटल व्यूअरशिप का 80% व्यूअरशिप सिर्फ इंडिया से आती है और जब आईपीएल चल रहा होता है तो इंडियन फैंस किसी और मैच को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसी वजह से जब आईपीएल चल रहे होते हैं तो 2.5 महीनों तक कोई भी इंटरनेशनली बड़ा मैच नहीं खेले जाते हैं। अब जब भी आईपीएल या फिर इंडिया की मैच होती है तो भर भर के लोग स्टेडियम में भी पहुंचते हैं और ऑनलाइन भी खूब देखते हैं लोग इसको। अब जब किसी भी मैच की व्यूअरशिप ज्यादा होती है तो स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग, हर चीज के पैसे ज्यादा मिलते हैं, यानी ओवरऑल उस बोर्ड की कमाई ज्यादा होती है। अभी कुछ दिन पहले आईपीएल ऑक्शन हुआ जहां 2 से 2.5 महीने के लिए 27 करोड़ रुपए तक सिर्फ एक प्लेयर को मिला। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ओवरऑल इस लीग से कितनी कमाई होती होगी। और आईपीएल के इसी इनिशियल सक्सेस की वजह से आज बीसीसीआई पूरी दुनिया का सबसे अमीर और सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। जब भी किसी बोर्ड की हालत पतली हो जाती है तो वो सोचता है कि इंडिया के साथ मैच खेल लेते हैं ताकि कुछ पैसे आ जाए और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाए। एक और चीज अगर आपने नोटिस किया होगा, बाहरी प्लेयर आईपीएल खेलते हुए दिखते हैं लेकिन इंडियन प्लेयर्स बाहरी कोई भी लीग खेलते हुए नहीं दिखते हैं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, जब भी कोई इंडियन प्लेयर बाहरी लीग को खेलेगा तो उसकी भी व्यूअरशिप अचानक से बढ़ जाएगी और उसके भी पास पैसे ज्यादा आने लगेंगे और वो आगे चल के बीसीसीआई को कम्पीट न करने लगे। इसीलिए बीसीसीआई जब प्लेयर को साइन करता है तो वो एक एग्रीमेंट भी साइन करता है कि रिटायरमेंट से पहले वो कोई और लीग नहीं खेलेगा सिवाय आईपीएल के। और ये आईपीएल से बीसीसीआई या फिर कोई भी बोर्ड किसी मैच को होस्ट करके पैसा कैसे कमाती है, मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, तो इस वीडियो को आप एक बार से जरूर चेकआउट कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार से जरूर चेकआउट कीजिएगा। बीसीसीआई का सबसे मेन इनकम रिसोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जिसके बारे में पहले इनको पता ही नहीं था।
बीसीसीआई ने आईपीएल के 2023 से लेकर 2027 तक के राइट्स को 48,000 करोड़ में बेचा है, जिसमें से तकरीबन 23,000 करोड़ टेलीविजन राइट्स हैं और 20,000 करोड़ डिजिटल राइट्स हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आने वाला समय बीसीसीआई के लिए क्या होने वाला है। सिर्फ 2 टिकटें। अंग्रेज आज भी अफसोस करते होंगे कि काश उस दिन हम लोग 2 टिकट्स को अरेंज कर दिए होते। एक ऐसा सनकी आदमी जिसको टिकट्स नहीं मिले तो पूरा का पूरा क्रिकेट ही छीन लिया। दिस इज द रियल मैन ऑफ ईगो, एनकेपी साल्वे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो के इस पल तक पहुंच ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छी वीडियो थी यार, काफी सारी चीजें नहीं पता थी। इंफॉर्मेटिव थी वीडियो। हमें ये पता था कि आज के दौर में जो बीसीसीआई की जो वर्थ है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, तराजू के एक पलड़े पे इसको रख दिया जाए बीसीसीआई को, बाकी रेस्ट ऑफ बोर्ड और प्लस उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी, तब भी ये पलड़ा भारी। तो उसके पीछे जो एफर्ट्स है ना, वो वाकई 2 टिकट्स थी। वो ये दे देते तो शायद, लेकिन वो ना भी देते या मिल भी जाती तो अल्टीमेटली ये मूव होना ही था वर्ल्ड कप ना। अब वो जैसे कह रहे थे कि जरूरी थोड़ी कि इंग्लैंड ही इसको होस्ट करेगा, बेशक उन्होंने इसको इन्वेंट किया, बट आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजरना था तो बाकी देशों ने क्लेम करना ही था। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया ने खुद इनिशिएट लिया, क्योंकि इंडिया बड़ा कंट्री है ना, तो उसने आजू बाजू की कंट्रियों को भी मिला लिया कि भाई हमारा साथ दोगे तो आप लोगों को भी फायदा होगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान में भी होस्ट मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि उस टाइम पाकिस्तान ने भी साथ दिया। कितने प्यार मोहब्बत से एक टाइम पे हम लोग रहते होते थे यार, अच्छा लगा देख के। और उसके अलावा मतलब इंडियंस भी कितना ज्यादा यार अपने उसके कंट्री के साथ भी लॉयल हैं। जब उन्होंने लता ने जो है कॉन्सर्ट किया, मतलब उनके पास पैसे भी नहीं थे कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, सैलरीज वगैरह देने के लिए, और कितना उस टाइम पे ये पैसे बनते हैं, 20 लाख रुपया जो है वो इकट्ठा हुआ। वो बता रहे थे धीरू भाई अंबानी हाँ, ने जो उनका भी मैं डोनेट किया, जिक्र करने लगी थी। तकरीबन 6 से 7 करोड़ उसको इवेंट को होस्ट करने के लिए। और चाहिए होगा तो बताइए। वाह। और तब से वो मेरे ख्याल से वो स्पॉन्सरशिप वाला भी वो सारा सिस्टम स्टार्ट हो गया ना। अच्छा, वो कह रहे थे का नाम वो दूरदर्शन वाला, जस्ट इमेजिन दूरदर्शन, और ये गवर्नमेंट का चैनल जैसे हमारा पीटीवी है ना, अभी तक हमने देखते हैं इनके उधर ना मूवीज लगती थी याद है वीकेंड पे, जब हमारे इधर केबल वाला सिस्टम नहीं होता था बचपन की बात। हाँ जी। तो खैर वो 5 लाख रुपए लेता था हमें दिखाने। उल्टा ही चल रहा था। अब पता क्या है, वो कह रहे थे 23 से 27 तक ना 50,000 करोड़, ऑलमोस्ट 48 समथिंग जो उन्होंने उसके लिए ये स्पॉन्सर्ड के क्या ब्रॉडकास्ट राइट्स। अब देखें ये टाइम सोचो 50,000 करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट है यार। अब तो पकड़ने में नहीं आ रही। एक प्लेयर को जो 27 करोड़ जो मिल रहा है, और उसके बाद वो कोई भी डोमेस्टिक लीग किसी भी कंट्री की नहीं खेल सकते उनके प्लेयर। और वैसे इन्होंने एक बात बड़ा पॉइंट उन्होंने बड़ा जबरदस्त उन्होंने दिया कि जब भी कोई बोर्ड लॉस में चल रहा होता है या फंड्स का इशू होता है, तो वो कहता है यार हमने इंडिया के साथ एक टूर्नामेंट हमारा करवा दो, और तो मुझे वो प्रॉफिट में आया। और मुझे वो वाले एग्रीमेंट का वैसे ये था, मुझे पता नहीं था कि इंडियन प्लेयर जो है वो कहीं जाके नहीं खेलते। वैसे मैंने कभी नोट नहीं की ये बात, वो आज वाली वीडियो में जो है ना वो क्लियर हुआ कि इवन बिग बैश भी होती है ऑस्ट्रेलिया की, और उसके अलावा किसी में भी नहीं खेलते। पीएसएल में तो काफी सालों हमारे उसमें भी नहीं आते। हमारे पीसी ने भी कोशिश की है कि टूर्नामेंट जो इस बार होस्ट करने की, हाँ, पैसा बनाने के लिए उल्टा नुकसान कर बैठे हैं। ना देखो, अगर इंडिया आता तो पैसा बना, वही ना मेन बात वीडियो में जो है इंडिया से मैच, अब मैच इंडिया के साथ तो हुआ है लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुआ ना। समझ लो कि ये मैच हमने होस्ट ही नहीं किया, ये टूर्नामेंट यही हम तो यही चैंपियन ट्रॉफी। यार वाकई बहुत जबरदस्त, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.